3D स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 2 में है आप, राइट? तो सेमेस्टर 2 की 3D यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो 3D के अंदर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। ये 3 डायमेंशनल पॉइंट पे जानते हैं। एक पॉइंट, सपोज वन पॉइंट इज x1 y1 z1, द अदर पॉइंट इज x2 y2 z2। प्रॉपर दिख रहा है? कन्वीनियंट है? yes. तो लेंथ PQ, डिस्टेंस बिटवीन P and Q is given by square root x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square and z2 minus z1 whole square। ठीक है? Then comes section formula, मोस्टली +2 का मटेरियल है, फास्ट रिवीजन हो रही है आपकी। 3 पॉइंट टेकन एज x1 y1 z1, 4 पॉइंट x2 y2 z2। Here is R point. In the ratio of m is to n, मतलब PR is n, RQ is n. So this point R is given by the following formula: mx2 plus nx1 by m plus n, my2 ny1 by m plus n, mz2 plus nz1 by m plus n। ये सेक्शन फार्मूला होता है। उसमें मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है। रेयर केसेज में एक्सटर्नल इंटरसेक्शन होता है। ये इंटरनल है m/n, वो एक्सटर्नल होता है तो n को -n कर देते हैं, तो सेम फार्मूला वैलिड होता है, पर वो यहाँ अप्लाई नहीं, BSc में अप्लाई नहीं होता, इंटरनल ही मोस्टली अप्लाई होता है। ठीक, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि यही P पॉइंट x1 y1 z1, दिस इज Q पॉइंट x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट M is given by x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2। मिड पॉइंट फार्मूला है ये। अब आप देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सेंट्रॉइड जैसे ये ट्राइंगल ABC है, A पॉइंट x1 y1 z1, B पॉइंट x2 y2 z2। ये जो बोल रहा हूं ये याद करना है, जितना याद नहीं उतना लिखना और याद करना। याद है तो अच्छा है, ठीक है? चॉइस नहीं, मतलब याद करने करना है। x3 y3 z3। तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर होता है, मीडियन CM को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, और G की वैल्यू ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, sum of x coordinates divided by 3, sum of y coordinates divided by 3, sum of z coordinates divided by 3। ये है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। और एक फिगर और होती है, टेट्राहेड्रल कहते हैं इसको। 4 प्लेन से बनी हुई फिगर होती है ये टेट्राहेड्रल, बाउंडेड बाय 4 प्लेन्स। तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं।
जैसे ABC हो गया, एक D पॉइंट और होगा। 4 कॉर्नर टेट्राहेड्रन में 4 कॉर्नर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और 4 कॉर्नर्स उसमें होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ABC तो ऊपर वाले ले लो भाई, X3Y3 Z3 तक। D पॉइंट आपका X4Y4 Z4 ले लिया। तो इसका जो सेंट्रॉइड है टेट्राहेड्रन का, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। वो कोऑर्डिनेट x4 ऐड हो जाएगा उसी में, ट्रायंगल वाले में। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 4, सम ऑफ z कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन ABC। इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्टकट में लिख देता हूं, किसी की कंसेप्ट होती है। जैसे आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ये 3 डायमेंशनल सिस्टम। इसमें हियर इज ए लाइन मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ ये लाइन ना अल्फा एंगल बना रही है। बीटा एंगल विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस लाइन मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस, गामा एंगल विद जेड एक्सिस। तो इन दिस सिचुएशन cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines, DCs of line, and are denoted by LMN। और इन्हें LMN से डिनोट करते हैं। L इक्वल टू cos alpha, M equal to cos beta and N equal to cos gamma। An important feature of these DCs is that L square plus M square plus N square is always 1 ओपन। ठीक है, इसको आप लिखोगे, साथ में लिखोगे नहीं, जरूरत नहीं है। अगर लिखना है साथ में लिखना है? आप बाद में देखना, वो नोट कर लेंगे, अभी समझ में। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1 हो गया। अभी DRs ऑफ द लाइन, DRs में हेडिंग डाली भी हमने, DC हो गए। DRs क्या होते हैं? इफ ABC आर 3 नंबर्स सच दैट, अगर ABC आपके 3 नंबर्स हैं जो इसे सेटिस्फाई करें, L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C, मतलब ABC are proportional to LMN. If this happens, then ABC are called DRs of the line. These are called direction ratios, इन्हें डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं। DNs आजकल कम बोलते हैं, DRs ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द लाइन। तो ABC और LMN में रिलेशन भी होता है। जैसे ABC आर गिवन तो LMN कैन बी फाउंड। तो रिलेशन बिटवीन LMN एंड ABC, LMN और ABC के बीच में ये रिलेशन हुआ करता है। L की वैल्यू है प्लस माइनस A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जैसे M की वैल्यू प्लस माइनस कम यूज करते हैं, वैसे होता है माइनस के साथ में, पॉजिटिव से काम चलाते हैं लोग। B बाय स्क्वायर रूट के अंदर जो दिखता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज नॉन एज सिग्मा A स्क्वायर, ऑल्सो यू कैन राइट इन शॉर्टकट। तो वैल्यू ऑफ N इज प्लस माइनस C बाय स्क्वायर रूट सिग्मा A स्क्वायर।
तो ये डी आर्स हो गए आपके, डी सीज हो गए। अब आपको लाइन की फॉर्म बताता हूं, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन दो तरह की होती है। एक तो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप का मतलब डायरेक्शन फॉर्म। वन इज पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन। उसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा और डी आर्स दिए जाएंगे। पॉइंट क्या है, x1 y1, जैसे ये लाइन है, लाइन के ऊपर यहाँ पॉइंट दे दिया इसने x1 y1 z1, और उसकी डायरेक्शन दे दी ए बी सी डी आर्स ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। वो लाइन है, ये इक्वेशन है। वो +2 में थी, अभी क्या करना है, याद करना चाहिए। याद है, अच्छी बात है, याद होना चाहिए, पर हम एज्यूम करके चले कि आप कोई भूल गया फिर, तो हमें आपको बैकग्राउंड बतानी है। पॉइंट अब आता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो स्फीयर से शुरू है, तो स्फीयर में लाइन भी हम यूज करेंगे, प्लेन भी यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, पिछली बात। तो 2 पॉइंट फॉर्म ये है कि P पॉइंट इज x1 y1 z1, Q पॉइंट इज x2 y2 z2। 2 points are given to you. तो equation of this line is as follows: x minus this x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अभी कोऑर्डिनेट प्लेन्स नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, चलो कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड प्लेन्स। x axis, y axis, z axis. This XOY area is called XY plane and its equation is z equal to 0। XY plane में कोई भी पॉइंट लेंगे उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इसे z equal to 0 कहते भी हैं। YZ plane called x equal to 0 and this is ZX plane, जिसे ZOX सभी में वो बीच में फिट कर सकते हैं भी कहते हैं, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0। इस रूम में बैठे हुए हैं तो फ्लोर है अपना XY प्लेन, तो XY प्लेन में z इक्वल टू 0 है, लेकिन जो सीलिंग है उसकी इक्वेशन है z इक्वल टू 10। अगर ये 10 फीट हाइट है तो z इक्वल टू 10 रखे हुए सीलिंग की इक्वेशन। तो दैट इज अ प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन। इसी तरह YZ प्लेन होता है, ये x एक्सिस रख लो और ये y एक्सिस रख लो, ये और ये z एक्सिस, तो YZ प्लेन ये हुआ। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, तो हाँ, x एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस मेड अप फ्रॉम दीज 2 प्लेन्स। ये दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां x एक्सिस बनती है। जहां XY प्लेन कट करेगा, XY प्लेन ये है और ये आपका है XZ प्लेन, XY प्लेन XZ प्लेन जहां कट करेंगे वहां x एक्सिस। तो x एक्सिस की डबल इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इक्वल टू z। ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। और ये y एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इक्वल टू x। ये दोनों इक्वेशन टुगेदर लिख दो ना तो वो y एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है। x इक्वल टू, एक मिनट, z इक्वल टू 0 इक्वल टू x, ये दोनों टुगेदर कर दो और ये दोनों टुगेदर कर दो तो z एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। तो y इक्वल टू 0 इक्वल टू x, ये z एक्सिस जो हो जाता है।
डीसी डीआर्स हो गए, अच्छा कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, डीसी डीआर्स ऑफ एक्सिज, एक्सिज के डीआर्स, ओ एक्स का एक्स एक्सिज के डीआर्स 100, वाई एक्सिज के डीआर्स 010 और जेड एक्सिज के डीआर्स 001। और ये डीआर्स, इसमें डीआर्स और डीसी सेम होते हैं। वैसे तो डीआरस डीसी में फर्क है, पर इसमें क्या है, इनका स्क्वायर ऐड करो, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये जो एबीसी है वो एलएमएन भी है एक्सिज के केस में, रिमेनिंग के केस में इनमें फर्क होता है। उसके बाद आती बात एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आपको मान लो टू लाइंस दिए हुए हैं, one line is x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1 is one line. The other line x minus x2 by a2 equal to y minus y2 by b2, z minus z2 by c2. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल थीटा इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, cos थीटा is this a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यह है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला, ठीक है। अब लाइंस पैरेलल कब होते हैं, यही दोनों लाइंस हैं, ये कभी पैरेलल होते हैं तो कभी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये लाइंस पैरेलल कब हैं, लाइंस आर पैरेलल इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, and these lines are perpendicular if this numerator is 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। सब फार्मूले हैं, सब इतना बैकग्राउंड है, उसके बाद ही स्फीयर आगे चल पाएगा, मतलब 3D आगे चलेगी नहीं इन फार्मूलों बिना। ओके, अब आती है बात प्लेन की है, तो थोड़ा हमने लाइंस के बारे में बताया, अब थोड़ा सीख लीजिए प्लेन के बारे में। ओके, प्लेन की बैकग्राउंड, एक तो होती है उसमें जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे ये प्लेन है आपका ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्लेन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फॉर द पर्पज ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, और उसकी डायरेक्शन होती है a to b to c। x by z के कोफिशिएंट्स को drs ऑफ नॉर्मल कहते हैं। x by z के कोफिशिएंट सारे चैप्टर में, प्लेन के सारे चैप्टर में x by z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। दीज आर drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जनरल अभी है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, जैसे ये प्लेन है, प्लेन के अंदर कोई पॉइंट x1 y1 z1, और ये नॉर्मल आपका a इज टू b इज टू c, नॉर्मल टू प्लेन। ये सिचुएशन का इक्वेशन ये है, a इंटू x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म हो गई। इसके बाद आती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन।
उसमें ये ट्रायंगुलर प्लेन शामिल रहता है। ये आपका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एक्सिस, एंड दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेन। ये ओ से लेकर के इस पॉइंट ए तक की डिस्टेंस, इसकी लेंथ ए ले लो, ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस बी ले लीजिए। अब ये डी आर नहीं है, ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, दिस सी इज कॉल्ड जेड इंटरसेप्ट, तभी इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ए इज नॉन एज एक्स इंटरसेप्ट, बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, सी इज कॉल्ड जेड इंटरसेप्ट। ठीक है, in this situation equation of this plane is x upon a plus y upon b plus z by c equal to 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। और इसमें जो ए पॉइंट है, a 0 0, b पॉइंट 0 b 0 एंड c पॉइंट, कैपिटल C पॉइंट 0 0 स्मॉल c। ठीक है, और O पॉइंट तो ओरिजिन हो ही गया। ABC ट्राइंगल है, और OABC की बात करें तो वो टेट्राहेड्रन है। तो ये रही इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर प्लेन्स। कि प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों एक साथ बता देता हूँ। Suppose plane is in the form a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, that is one plane. The other plane is like a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। तो पैरेलल की कंडीशन है, आप में से याद है किसी को? Planes are parallel if their normals are parallel. Planes are parallel if their a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। यही स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन है, सेम कंडीशन है। लाइंस आर पैरेलल इफ a1 upon a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन भी सेम है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके प्लेन। अच्छा, next heading है plane parallel to a given plane। There will be several situations where you have to write the equation of plane parallel to a given plane। एक प्लेन दिया हुआ है और उसके पैरेलल प्लेन आपको लिखना है, तो उसके लिए क्या करें, प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन के राइटिंग का छोटा सा मेथड है। पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट। दो प्लेन है ना, तो उनमें इक्वेशन में कांस्टेंट का फर्क होता है, ABC में फर्क नहीं होता। ABC या तो बिल्कुल इक्वल होते हैं या फिर प्रोपोर्शनल जरूर होते हैं, a1 upon a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 जरूर होता है। तो प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, सपोज ये प्लेन गिवन है आपका प्लस d इक्वल टू 0, और इस प्लेन के पैरेलल प्लेन आपको ये राइटिंग करना है, दिस इज वांटेड, दिस इज गिवन। तो इसकी इक्वेशन वही होगी ax प्लस by प्लस cz। जो d है उसमें फर्क होगा, चाहे k लिख दो, d डैश लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट k इक्वल टू 0। ओके, पैरेलल प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स की बात अब होगी। एंगल बिटवीन प्लेन्स, आपको टू प्लेन्स दिए हुए a1x तो cos थीटा इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। वही लाइन वाला और प्लेन वाला सेम फार्मूला है। लाइंस के लिए cos थीटा
टू प्लेन्स के लिए भी कॉस थीटा, लेकिन ए वन लाइन और वन प्लेन हो, ए लाइन और प्लेन उसके बीच का, तब वो साइन थीटा हो जाता है, यही कॉस थीटा, वो बताऊंगा मैं आगे। अदरवाइज सेम फार्मूला है ये, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। लाइन और प्लेन पैरेलल कब होते हैं? ये तो हो गया एंगल बिटवीन प्लेन, लाइन एंड प्लेन। यस, एक लाइन दे रहे हैं हम, एक प्लेन दे रहे हैं। अब यहां देखो, ये रही लाइन आपकी, x माइनस x1 बाय A1, y माइनस y1 बाय B1, z माइनस z1 बाय C1, और अब दे रहा हूं एक प्लेन आपको A2x, क्योंकि A1 B1 ऑलरेडी यूज्ड, तो A2x प्लस B2y C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। लाइन और प्लेन है, जैसे ये प्लेन है और ये लाइन है आपकी, ये इनके बीच का एंगल यहां तो हुआ ना ये, और ये एंगल का फार्मूला है साइन थीटा से निकलता है ये A1 A2, राइट साइड सेम है जो ऊपर लिखिए वही है, कॉस की जगह पर यहाँ साइन होता है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल की अगर बात करें तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 स्क्वायर रूट सिग्मा A1 स्क्वायर लिख देता हूं शॉर्टकट में, ये कवर हो गया, स्क्वायर रूट सिग्मा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कवर हो गया। अब लाइन प्लेन पैरेलल कब होते हैं वो आपको बताता हूं। लाइन पैरेलल टू प्लेन का एक स्पेशल सा सिचुएशन है, लाइन और प्लेन पैरेलल है, मतलब क्या है, ये प्लेन है आपका, ये लाइन है, ठीक है। तो जो प्लेन का नॉर्मल बनाओगे, ये लाइन के साथ क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो पैरेलल के केस में कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की लगती है, लाइन प्लेन पैरेलल होंगे तो लाइन नॉर्मल पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब लाइन के डीआर्स आपने लिए हुए वो A1 B1 C1, लाइन के डीआर्स हैं A1 B1 C1 है, और नॉर्मल के डीआर्स हैं A2 B2 C2, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल के डीआर्स हो गए A2 B2 C2, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी नॉर्मल और लाइन के बीच में लगा दो, तो लाइन पैरेलल टू प्लेन का मीनिंग होगा, ध्यान दो, लाइन पैरेलल टू प्लेन का मीनिंग है लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू प्लेन, है पैरेलल परपेंडिकुलरिटी कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर लाइन के डीआर्स आपके A1 B1 C1 और नॉर्मल के डीआर्स A2 B2 C2 लिए हुए आपने, कंडीशन कौन सी लगेगी, परपेंडिकुलरिटी की, इफेक्टिव कंडीशन परपेंडिकुलरिटी कंसेप्ट में पैरेलल है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 लाइंस परपेंडिकुलर की कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, जो लाइंस पैरेलल प्लेन्स पैरेलल की कंडीशन, लाइंस परपेंडिकुलर प्लेन्स परपेंडिकुलर, वही कंडीशन है लाइन पैरेलल टू प्लेन की। ये कंडीशन मतलब लाइंस परपेंडिकुलर की यही कंडीशन है, यही प्लेन्स परपेंडिकुलर की सेम कंडीशन है, और लाइन पैरेलल टू प्लेन की भी यही कंडीशन है। ये दोनों बता चुका हूं मैं पहले, ये दोनों ये अभी बता दिया। अब लाइन पैरेलल टू, एक मिनट, लाइन पैरेलल टू प्लेन हो गया, लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन की कंसेप्ट समझिए। लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन वो कब होगा, ये प्लेन है और ये वो लाइन है, लाइन के डीआर हमने A1 B1 C1 लिए थे, और प्लेन के नॉर्मल के डीआर आपने लिए हुए हैं, प्लेन के अपने डीआर होते ही नहीं है,
किसके डीआर्स होते हैं? नॉर्मल के। तो नॉर्मल के डीआर्स हैं A2 B2 C2। तो लाइन नॉर्मल के क्या होगी? पैरेलल होगी। कंडीशन परपेंडिकुलरिटी डिस्कस कर रहे हो। लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन का मीनिंग निकला लाइन पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन, मतलब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन पैरेललिज्म की लगेगी। A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। ओके ओके, प्लेन पर। अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन, ये हमारी हेडिंग। नंबर थोड़े लिख रखे हैं, 12 नंबर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इनकी रूटीन में जरूरत है 3D में। परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन, जैसे सॉरी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन। तो पॉइंट इज x1 y1 z1, योर प्लेन इज ax plus by plus cz plus d equal to 0. This PM can be found. Length of perpendicular from a point to the plane can be obtained by this formula PM. Replace x by x1, replace y by y1, replace z by z1 plus d by square root coefficient of x square of that plus coefficient of y square of that plus coefficient of z square of that. Now numerator can be negative sometimes, so to save it from becoming negative you have to put a mod here. एक mod डाल देते हैं बाहर, जो आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। तो ये है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। हमने अभी इसके बाद साइन थीटा डिस्कस कर दिया था। या प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल है वो साइन थीटा हो जाता है। अब है एक हेडिंग है 13 नंबर, फिर इसके 14 नंबर इसमें ऐसे पढ़ा था, प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। जो टू प्लेन्स हैं दे ऑलवेज इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन। कोई भी दो प्लेन है वो लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये ही प्लेन रख लो, यहाँ पे प्लेन है आपके, तो ये इधर वाली साइड कम दिखती है, ये साइड दिखाई पड़ जाए। यस, ये एक प्लेन है इधर वाला और एक इधर वाला दूसरा प्लेन, दोनों ये लाइन के अलावा कट करते हैं। ठीक है ना? तो दो प्लेन अगर टुगेदर रख दो तो वो लाइन बना देते हैं। This plane and this plane together give rise to one plane, one line. So A1x plus B1 y plus C1 z plus D1 equal to 0 is one plane. A2x plus B2 y plus C2 z plus D2 equal to 0 is this first plane. You may call it pi1 या P1 भी कह सकते हो। Second plane is pi2, वो pi वाला पाई नहीं है, 22/7 नहीं है, वैसे नोटेशन है। यू कैन कॉल इट P1 P2। तो बोथ प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन, और लाइन को कंटेन करने वाला थर्ड प्लेन एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिक नहीं होता। देयर आर सो मेनी प्लेन्स कंटेनिंग दिस लाइन। ये लाइन है, दो प्लेन हमने अभी दिखाए थे, ये लाइन है, दोनों प्लेन इस लाइन के अलोंग यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इस लाइन को कंटेन करने वाला जो प्लेन है, लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन ये पेपर है, पेपर उसे कंटेन कर गया, है ना? तो पेपर कोई यूनिक तो है नहीं, इधर टर्न कर दो, इधर ट्विस्ट कर दो, तो दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन। हाँ, और वो जो प्लेन है वो इधर ऐसा भी हो सकता है, यूनिकनेस नहीं होती इसमें। तो यूनिकनेस ना होने की वजह से हमें इन्फिनिटली मैनी प्लेन्स यहाँ लिखने पड़ते हैं। तो ये है प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। रिक्वायर्ड प्लेन बोल देता हूँ शॉर्टकट में, रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू
intersection of a line of intersection of 1 and 2 is given by the following. 1 and 2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कंटेन करने वाला प्लेन होगा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0. वो फार्मूला है इसका. π1 प्लस लेमडा π2 इक्वल टू 0. कभी जरूरत पड़ती रहती है 3D के अंदर काम कर रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी. और इसके साथ आपकी कंसेप्ट कंप्लीट हो गई, जो मेन कंसेप्ट रोज जिसकी जरूरत पड़ती है रूटीन में. इसके अलावा कोई जरूरत होगी तो साथ ही साथ बताएंगे. यहां से आपका जो एक्चुअल टॉपिक है स्फीयर का वो स्टार्ट हो जाता है. स्फीयर, फिर स्फीयर के अंदर सर्कल है. अब वो स्फीयर की इक्वेशन आपको बताते हैं. फर्स्ट स्फीयर देखिए, ये इसका सेंटर रख लेते हैं ओरिजिन 0 0 0 और स्फीयर के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट मूविंग पॉइंट x by z ले लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट. रेडियस ऑफ स्फीयर इज a. suppose this structure is given to you, so you can see that OP is a length of OP की लेंथ है. तो OP can be found by distance formula as x minus 0 whole square y minus 0 whole square z square equal to a. Squaring both sides you get x square y square z square equal to a square. इसमें z 0 कर दो तो सर्कल बन जाता है. z को 0 कर दोगे सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 2D. बिल्कुल z इक्वल टू 0 करने से 3D बिकम्स 2D और सारी चीजें 2D में प्रोजेक्ट हो जाती हैं, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट हो जाती है. स्फीयर है यहाँ पे, स्फीयर को प्रोजेक्ट करोगे तो नीचे सर्कल नजर आएगा. वही बात. अच्छा, तो ये है इक्वेशन ऑफ स्फीयर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर centered at origin and radius is a. ठीक है. अब आपको दूसरी फॉर्म बताता हूं, सेंटर रेडियस फॉर्म. ये भी सेंटर रेडियस फॉर्म है ये वाली, लेकिन इसमें सेंटर फिक्स है 0 0 0. अब सेंटर हम लेंगे x1 y1 z1 जनरल सेंटर. रेडियस अब भी फिक्स रहेगी. तो सेंटर रेडियस फॉर्म वो उसमें हम आपको स्फीयर देते हैं और स्फीयर का सेंटर दे दिया x1 y1 z1. रेडियस इज गिवन टू बी a. यू टेक पॉइंट x y z आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट का होना जरूरी. तो यू कैन सी दैट CP इज a. In this case, CP can be found by distance formula like square root x minus x1 whole square y minus y1 whole square z minus z1 whole square is equal to a. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना. तो you get x minus x1 whole square y minus y1 whole square z minus z1 whole square is equal to a square. अगर आप z1 को 0 कर दो, z को 0 कर दो, तो ये सर्कल की इक्वेशन है x minus h whole square plus y minus k whole square equal to a square. So this is equation of sphere. ये याद करने फार्मूले. Sphere centered at x1 y1 z1 and radius a. सेंटर रेडियस फॉर्म. तो नेक्स्ट फॉर्म हम कह सकते हैं डायमीटर फॉर्म. बताता हूं एक वैसे जनरल फॉर्म पहले बता देते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर. स्फीयर की जनरल फॉर्म जैसे सर्कल की होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0.
उसे 3D में ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखना सर्कल बताता हूं मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2gx को यहाँ 2ux बोला मैंने, 2f/, 2b/y बोल दिया, प्लस c को मैंने d बोल दिया क्योंकि हमें कुछ नोटेशन की जरूरत है अलग। अब रहा जेड स्क्वायर, तो इसमें अभी तक सर्कल लिखा हुआ, इसमें यहाँ जेड स्क्वायर डाल दो, यहाँ 2wz डाल दो, तो ये स्फीयर बन गया। और तो कुछ है नहीं, यूवी। इस स्फीयर का सेंटर है, सेंटर निकालना सीखो, हम जो बोल रहे हैं वो सीखो। क्या? x का कोफिशिएंट क्या है? 2u, x का कोफिशिएंट 2u, हाफ ऑफ दैट u, 1u, हाँ, हाफ ऑफ दैट इज 1u, नेगेटिव ऑफ दैट माइनस u, कोफिशिएंट ऑफ y, हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, क्योंकि घड़ी घड़ी निकालना पड़ेगा सेंटर डायरेक्ट आपको, तो माइनस भी आ गया। y का कोफिशिएंट 2b, हाफ ऑफ दैट b, नेगेटिव ऑफ दैट माइनस b, कोफिशिएंट ऑफ दैट 2w, हाफ ऑफ दैट w, नेगेटिव ऑफ दैट माइनस w, हो गया। रेडियस, इस सेंटर को स्क्वायर कर दो, आप स्क्वायर ऐड कर दो, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, सेंटर रेडी हो जाएगा। हर क्वेश्चन में वो सेंटर आपको जरूरत पड़ेगी, तो u स्क्वायर, v स्क्वायर, w स्क्वायर, और वो जो कांस्टेंट है स्फीयर का उसे माइनस कर दो, तो ये आपका ये सेंटर रेडियस फॉर्म, जनरल फॉर्म रेडी हो गया। इससे सेंटर निकाल सकते हैं, इससे रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल डेली आएंगे, फिर भी चलो एक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कोई 6x माइनस से 4y माइनस प्लस रख लेता हूँ एक, कोई 4z कर देते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। ऐसे मैंने अंदाजे से स्फीयर लिख दिया एक। इस स्फीयर का सेंटर मान लो निकालना, तो सेंटर रहा ये, कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट 3, कोफिशिएंट ऑफ y, half of that, negative of that 2, coefficient of z, half of that, negative of that -2। अब इसकी रेडियस की बात करें तो √9 + 4 + 4 माइनस ऑफ -1। अच्छा, क्वांटिटी बड़ी अच्छी आई, स्क्वायर रूट मतलब 9 4 13 17 -16, बाई चांस वो स्क्वायर रूट भी आ गया 4, तो ऐसे इसका निकाल। अच्छा, अब एक डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर और होती है, एक सेकंड, माइनस ऑफ -1, नहीं वो ठीक बोल रहे हैं। एक काम करता हूं मैं, वो हो गया, तो यहाँ स्फीयर तो मैंने लिखा +1 लिख दिया, अब ठीक हो गया। कांस्टेंट को माइनस करना, और -1 लिखा तो +1 होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन हो चुका तो मैंने क्यों डिस्टर्ब करा, क्वेश्चन को बदल दिया। तो ये थी जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। नाउ कम डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। डायमीटर फॉर्म में क्या होगा कि हम आपको डायमीटर देंगे, ये डायमीटर जो सेंटर से पास होता है, इसके एंड्स दिए हुए, वन एंड ऑफ डायमीटर x1 y1 z1, अदर एंड ऑफ डायमीटर इज x2 y2 z2। एक यहां पे पॉइंट ले लेते हैं x y z, और उसके बाद एंगल इन हेमी स्फीयर इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। उसी तरह हेमी स्फीयर के अंदर भी जो एंगल बनता है, यहाँ तो हेमी स्फीयर हुआ ना, सेमी सर्कल का जनरलाइजेशन, ये भी 90 डिग्री होता है। इसी पर बेस करके ना एक्स वाई जेड का लोकस निकाल लेते हैं। अब देखना थोड़ा drs ऑफ एपी, उसे ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। फिर इससे फायदा ये है कि अभी आप बिल्कुल न्यू हो, तो कम से कम एपी के dr सामने आ रहे हैं, ऐसे निकालना, क्योंकि यहाँ dr निकाले और जगह पे जरूरत पड़ेगी,
तो कुछ फायदा हो जाएगा आपको। डी आर्स ऑफ एपी आर एट फॉलोज। देखो x माइनस x1, अगर दोनों पॉइंट को माइनस कर दोगे कभी भी सारी 3D में, तो डी आर्स आ जाते हैं उस लाइन के। तो दोनों पॉइंट को माइनस कर दो, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। जो आर्बिट्ररी पॉइंट है उसको पॉजिटिव रखना। वैसे तो ऐसा रूल कुछ नहीं है, आप इसमें से उसे माइनस कर दो या उसमें से इसे माइनस कर दो, इट्स ऑल द सेम फॉर डी आर्स। लेकिन फिर भी एक्स वाई जेड को पॉजिटिव रखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। डी आर्स ऑफ बीपी आर एज फॉलोज। दोनों पॉइंट को माइनस करो, चाहे बी में से पी को माइनस करो, चाहे पी में से बी को माइनस करो, पर वो वेरिएबल पॉइंट है उसे पॉजिटिव रखो तो अच्छा है। तो यू गेट एक्स माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2। आप लगा दो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, AP परपेंडिकुलर टू BP। वो क्या होती है? वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। So that condition can be effectively used। वो हो गई x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर होगी, और स्फीयर की इतनी फॉर्में होती सारी होगी। और एक ना स्पेशल सा स्फीयर होता है OABC, वो भी बताता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने कहीं लिख रखा था, एक सेकंड। एक ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने करा दी है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और इसका यहाँ पे लिखा ना एग्जाम्पल्स थोड़े बताने हैं, मतलब मैंने प्रोजेक्ट लिख रखा है, तो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इधर देखो, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, जेड प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म थी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें सेंटर का तरीका ये है, ये एक्स के आगे जो लिखा है ना नंबर +2 लिखा है, उसको माइनस कर दो, -2। बाय के आगे 3 लिखा है, उसको माइनस कर दो, और जेड के आगे 4 लिखा है तो माइनस कर दो। ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली हो चुकी है अभी x माइनस x1 होल स्क्वायर, y माइनस y1 होल स्क्वायर। तो माइनस x1 इज 2 ईयर, ऐसे समझो आप। माइनस x1 2 हुआ, तो x1 की वैल्यू कितनी है? -2। माइनस y1 कितना हो गया? 3। तो y1 की वैल्यू कितनी है? -3। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इससे कंपेरेबल है, तो इसके साथ कंपेयर करना। जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करनी। ठीक है, तो Z1 कितना हो गया? -4। -4 हो गया, तो सेंटर हो गया -2 -3 -4। x1 y1 Z1 को सेंटर कहते हैं इसमें। राइट साइड में 9 लिखा है, वो रेडियस स्क्वायर लिखा हुआ, a स्क्वायर 9 लिखा है, तो रेडियस हो गई उसकी 3। मैं और एग्जाम्पल दूं इसका, समझ में आ गया ये? अच्छा, जैसे स्फीयर ये हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसका सेंटर फिक्स होता है ओरिजिन। x1 y1 z1 0 है, तो सेंटर क्या है? ओरिजिन। और रेडियस बताओगे? 5 हो गई, क्योंकि a स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से कंपेयर करना। ये सब आप अभी कर चुके हो पहले। तो a स्क्वायर 25 है, तो a की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ पे एक फॉर्म, ये एग्जाम्पल है, ये इसमें ना सेंटर रेडियस की प्रैक्टिस है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने वैसे लिख रखा है, एक्स ये है स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 2z माइनस 22 इक्वल टू 0। ये रूटीन में है ये चीजें, क्योंकि स्फीयर का क्वेश्चन होगा तो उसमें सेंटर रेडियस सबसे पहले आता है, चाहे स्फीयर का कोई भी क्वेश्चन हो। सेंटर वो तो इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन दे, सेंटर तो आपको निकालनी पड़ेगी, और ऐसे निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट। मतलब ये माइनर चीज है वहां क्वेश्चन के लिए।
तो इसका जो सेंटर है उसे देखो आप, x का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, क्योंकि जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। जो मैंने बोला उसका एक एक वर्ड याद करो। याद नहीं करो तो, याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करो, चॉइस नहीं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x 4, हाफ ऑफ दैट 2, नेगेटिव ऑफ दैट -2, कोफिशिएंट ऑफ y -6, हाफ ऑफ दैट -3, नेगेटिव ऑफ दैट 3, और ये यहाँ का 1। सेंटर को स्क्वायर ऐड करो तो रेडियस आते हैं, स्क्वायर रूट सेंटर को ही स्क्वायर रूट ऐड कर दो, 4, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस ऑफ -22, हमारी समझ से 36 हो गया, 6 जितना भी हो कैलकुलेशन क्या है। ओके, डायमीटर फॉर्म हमने कर दिया, तो ये एक इसमें लिख रखा था स्लाइड के ऊपर कुछ थोड़ा वर्क, वो वर्क आपका हो गया। अब हमने आपको बताना स्फीयर OABC क्या है। स्फीयर OABC रूटीन में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है जो कोन में, सिलेंडर में, हर जगह मिलेगा, और जहां भी स्फीयर OABC मिलता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में आता है, इतना इंपॉर्टेंट। ये स्फीयर खुद एग्जाम में आए ना आए ये वाला OABC, पर ये कौन के क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, सिलेंडर में इन्वॉल्व है, कॉनिकॉइड्स में इन्वॉल्व है, और जिस क्वेश्चन में OABC इन्वॉल्व हो जाए वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली आते रहते हैं। तो स्फीयर OABC की हम बात करते हैं। ये स्फीयर है कौन सा? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, O000 होता ही है, ये वो स्फीयर है, स्फीयर थ्रू 4 पॉइंट्स, ऊर्जा से भी पास हो रहा है, क्योंकि हमने जो ड्रा किया वो तो सर्कल है, अगर एक्चुअल स्फीयर होता तो ओरिजिन से पास हो जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है स्फीयर, इसको यहाँ रखो, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये इसका एक एंड यहाँ से पास हो रहा है, दूसरा एंड वहां से पास हो रहा है, तीसरा एंड वहां से पास हो रहा है। थोड़ा बड़ा ये होता तो अभी तीनों पॉइंट से आपको पास होता हुआ नजर आ जाता। 3 तो ये वाले पॉइंट, और 4th पॉइंट ये ओरिजिन से भी पास होता है, तो स्फीयर जो है वो 4 पॉइंट से पास होता है, OABC। ये जनरली स्मॉल ए लेते हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट है, मैंने पहले बताया, अभी बताया प्लेन में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, वहां पे ये OA आया था। वैसे ABC DRs होते हैं, पर यहां जब ड्रा किया जाए तो ये DRs नहीं होते, ये इंटरसेप्ट होते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, A00 पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो A00 ये हो गया। ये वाला पॉइंट का है, बाई एक्सिस के ऊपर है ना, तो OB की लेंथ आप भी ले लो, तो ये पॉइंट होगा 0B0, क्योंकि बाई एक्सिस पर XZ कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ये C ले लो, स्मॉल c, तो जो OC है ना वो स्मॉल c ले ले, तो C पॉइंट हो गया 0, 0, C। अब हम स्फीयर OABC और प्लेन ABC बताया था, ये अगर तीनों में ज्वाइन कर दो तो प्लेन ABC है, ये ट्रायंगुलर प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ये ट्रायंगुलर प्लेन है ये, और उसकी इक्वेशन तो पहले बताई मैंने, x/a, y/b, z/c = 1। अभी तुम्हारा प्रोग्राम है, मैं स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे, तो स्फीयर की इक्वेशन में निकाल के देता हूं। लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर की इक्वेशन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी एडवांस में, उसके बाद स्फीयर, उसके बाद ये OABC निकल पाएगा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी एज फॉलो, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d = 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो इसे ओरिजिन से पास कराओ, क्यों, आपको OABC चाहिए, तो आप OA, B और C से इसको पास कराएं। पास कराने से फायदा क्या होगा, UV W निकलेंगे, UV W D सारे निकल जाएंगे, उनकी वैल्यू आप वापस लिखोगे, तब स्फीयर OABC तैयार होगा। तो इसे आप ओरिजिन से पास कराइए। पास कराने का तरीका क्या है, x रिप्लेस बाय 0, y रिप्लेस बाय 0, z रिप्लेस बाय 0 कर दीजिए, तो क्या मिला,
0 0 0, फिर से 0 0 0, डी इक्वल टू डी तो पहले 0 हो गया, यूवी डब्ल्यू डी आपको निकालना है, उसमें डी निकल गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट से पास कराओ, a 0 0, a 0 0 से पास कराओगे तो क्या होगा, रिप्लेस x बाई a, तो a, और रिप्लेस बाई जेड बाई जीरोज, a 0 0 है ना, x को a लिखिए, बाई जेड को 0, फिर x को a लिखिए, बाई जेड को 0, d ऑलरेडी 0 है, 2ua इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे 2u निकाल लो चाहे u निकाल लो, u की वैल्यू अगर निकालते हो तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2a माइनस a बाय 2 आ जाएगी, a जो है वो स्क्वायर को कट कर देगा। इसी तरह b निकलेगा, थ्रू पास थ्रू b, 0 b 0। अभी क्या है, बाई रिप्लेस बाई b करोगे, x रिप्लेस बाई 0, z रिप्लेस बाई 0, तो बाय रिप्लेस बाई b जब किया तो b स्क्वायर आया, x आपका 0 है, y जब b है 2vb, और z g 0 है, और d पहले से 0 आ चुका है, उसे यूज करते जाओ साथ का साथ, ये हाँ, तो 2vb इज माइनस बी स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई माइनस b बाय 2। ओके, तो v इज माइनस बी स्क्वायर बाय 2b विच इज माइनस b बाय 2। अब आप सी पॉइंट पास कराओ, 0 0 सी, 0 0 सी से पास किसे कराना, इक्वेशन नंबर 1 को, अब आपके सामने आगे दी ये इक्वेशन नंबर 1, इसे पास कराओ, तो व्हाट यू गेट, x0 y0, z क्या है c, फिर अगेन x0 y0, z क्या है c, और d ऑलरेडी 0 इक्वल टू, तो 2wc इज माइनस सी स्क्वायर, w इज माइनस सी स्क्वायर बाय 2c माइनस c बाय 2। अब uv wd सारे रेडी हो गए। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC, अब जो आ रहा है रिजल्ट, इसको रिजल्ट को तो याद करना, स्फीयर की इक्वेशन एग्जाम में आ सकती है, क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, आर्टिकल भी है, और यूजफुल भी है फ्यूचर के लिए, तो सभी बातें हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC इज दिस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux by 2wz प्लस d इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, हाँ 2u की वैल्यू माइनस ए, ये लिखी पड़ी है, 2u की वैल्यू माइनस ए, ये देखो u माइनस ए बाई 2, तो 2u क्या है माइनस ए, पुट कर दो, 2u की वैल्यू माइनस ए एक्स, 2v की वैल्यू यहां है माइनस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, और डी पहले से। तो ये इसे ना CTM इज कमिट टू मेमोरीज को याद करना, चॉइस में फार्मूला है, फार्मूले की तरह यूज होगा दूसरे क्वेश्चन। और वो प्लेन बताया मैंने, ट्राइंगल ABC, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z बाय c इक्वल टू 1, और प्लेन से स्फीयर को कट कर दो तो सर्कल बनता है, ये सर्कल है ना, ये यहाँ इसके सरफेस सर्कल आया कैसे, पहले फुल स्फीयर था, उसको कट कर दिया तो उसके सरफेस पे सर्कल पैदा हो गया। तो वन स्फीयर अलोंग विद प्लेन गिव्स राइज टू सर्कल। एक प्लेन देंगे हम, एक स्फीयर, ये दोनों अगर ये अभी जो प्लेन बताया स्फीयर बताया, इनको टुगेदर रख दो तो यही सर्कल होता है। वैसे तो सर्कल की कंसेप्ट आपको कराई जाएगी, लेकिन सर्कल यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स एनी स्फीयर, और ये पर्टिकुलर स्फीयर, पुट ए स्फीयर अलोंग विद प्लेन, these two together give rise to equation of circle। तो ये सर्कल ABC, सर्कल OABC नहीं बोलते, 3 पॉइंट से बोलते हैं, सर्कल पासिंग थ्रू ABC। वैसे तो ये ओरिजिन से भी पास हो ही रहा है, लेकिन ABC से पास होने वाला सर्कल इसे माना जाता है 3 पॉइंट से।
ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है, अच्छा एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड हुज रेडियस इज लीस्ट। वैसे तो ये हमने अभी किया था, स्फीयर थ्रू a 0 0 किया नहीं था अभी, 0 b 0 0 0 c एंड ओरिजिन। उसमें एक फोर्थ पॉइंट कौन सा था? ओरिजिन था, ओ ए बी सी था ना वो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एक ओरिजिन हो गया, 4 पॉइंट हो गए। तो 4 पॉइंट ओरिजिन की जगह इसने ओरिजिन नहीं दिया, इसने बोला रेडियस इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। मिनिमम रेडियस होनी चाहिए, रेडियस को मिनिमाइज करना है। मिनिमम मैक्सिमम सीखा है, मैक्सिमम मिनिमा था +2, वो मैक्सिमम मिनिमा है तो वो लगा के यहाँ अलजब्रिक वर्क अलजबरे से हो जाता है, अलजबरे से कर दे। रेडियस को मिनिमाइज करना है, उससे अलग है ये। 3 पॉइंट सेम है, 4th पॉइंट अगर ओरिजिन होता फिर तो कुछ नहीं था, वही था। ओरिजिन नहीं है तो अलग है। तो देखो बताइए, हाँ, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू 3 पॉइंट अभी वही है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x, अज्यूम वही करते हैं जनरल वाली, wz प्लस d इक्वल टू 0। सो लेट इट पास थ्रू 1 0 0, सारे पॉइंट से फास्ट पास करा देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग चुका आपको। 0 0 1 से एक साथ पास करा, इससे पास करा, x की वैल्यू 1, yz 0, 2u गेटिंग, फिर yz 0 प्लस d अब गया है नहीं, d 0 नहीं है। पहले तो वो ओरिजिन से पास हो गया था, पिछला वाला क्वेश्चन, तो ओरिजिन से पास हो गया, d की वैल्यू 0 आ गई थी। अभी d 0 नहीं है, d को निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसने 2 दे दिया। अब 0 1 0, x 0 z 0 y क्या है 1, यहाँ पुट कर, y 1 है, y 1 x 0 y 1 2b z 0 d इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेशन बन जाएंगे। फिर चलते हैं आगे, 0 0 1 से पास कराओ, x y 0 z 1 x y 0 z 1 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, अभी रेडियस मिनिमाइज करना, देयर इज नो 4th पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट है, नीचे काम चलाना। तो एक काम तो अभी कर लेता हूं, 2 3 4 को ध्यान से देखो, सबसे UVW सेम आएंगी, U इक्वल टू V इक्वल टू W इक्वल टू कितना, -D -1/2। कर पा रहे हो इतना मन में? U की वैल्यू देखो जरा, ऐसे देखो, 2U कितना हो गया, -D -1, U कितना हो गया, -D -1/2, ये बोलो। ठीक है, तो UVW सब इक्वल हो जाएगी, माइनस, अब ब्रैकेट में अगर लिखूं तो D + 1/2। अगर किसी तरह आप D निकालो तो UVW भी निकल जाएगी, और UVW निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर ये है, स्फीयर नंबर 1 आपका आंसर है, आपने ये अज्यूम किया हुआ है। लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी दिस। तो वी हैव टू फाइंड UVW एंड D। वी हैव ऑलरेडी फाउंड UVW, रिमेन्स टू फाइंड D। अगर D निकल गया तो UVW भी निकल गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो D निकालने के लिए आप चलिए रेडियस पर, रेडियस को मिनिमाइज करना है, उसी से D निकलेगा। वो मिनिमाइज कैसे करना, वो स्पेशल सा भर का छोटा सा पता था। एक तो हो जाता है कैलकुलस से, वो लर्न पड़ता है, एक होता है अलजबरे से। तो यहाँ अलजबरे वाला सारे लोग करते हैं, अलजबरे से करूंगा। यू स्क्वायर क्या है, यही है, स्क्वायर करो, माइनस के स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4, फिर बी स्क्वायर भी इतना ही, फिर डब्ल्यू स्क्वायर, तो मैं यहाँ 3 टाइम्स कर दूं, और फिर प्लस का काम कुछ नहीं रहा, माइनस डी आएगा फिर तो सीधा। ओहो, 3 टाइम्स कर दिया, तीनों इक्वल। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर
और चलो एलसीएम ले लेता हूँ, 3 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, 3/4 कॉमन ले लेता हूँ एलसीएम में। चलो कोई वो है, एक ही बात है। 3 इंटू डी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 तब तो हो ही गया। एलसीएम, इतना एलसीएम ले लिया। अभी ना एक काम करना, अलजेब्रा है स्पेशल, वो करना होता है पेपर। तो रेडियस इक्वल टू, अब आपको ये 2 तो बाहर कर ही दो, 4 बाहर चला लगा, 2 बन गया। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। कैलकुलेशन आप भी देखना साथ में, कहीं एरर हो ना बताना। तो यहाँ बेस नहीं होता हमारे पास, कॉपी बुक नहीं होती, बुक की टीवी थिंग तो कम ही करते, ठीक है। तो यहाँ कुछ होता नहीं सामने, तो इसलिए कैलकुलेशन आप हम मिलके करोगे। 3d स्क्वायर, ये 6d माइनस 4d, 2d हो गया, प्लस 3, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये इसमें ना 3 कॉमन लेना पड़ेगा, वो उसका एक स्पेशल सा प्रोसीजर है, उसके लिए 3 आपको कॉमन लेना है, ठीक है। क्यों? रेडियस इज मिनिमम, उस मिनिमम वर्ड को यूज करना। एक तो इसको बाई लिख दो और वो मैक्सिमम मिनिमम का है टॉपिक, उससे हो जाता है। पर यहाँ बाई या ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कैलकुलस का काम कम होता है, अलजेब्रिस करना है। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस 2/3d, 3/3 हो गया 1, ठीक है। अब देखना यहाँ पे करना परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन, इस एरिया में परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करनी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डी 2/3, हाफ ऑफ दैट 1/3, स्क्वायर ऑफ दैट 1/9 ऐड करो, 1/9 सब्ट्रैक्ट करो। जो मैंने बताया वो क्या है, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। कोफिशिएंट ऑफ डी हाफ ऑफ दैट, स्क्वायर ऑफ दैट। आगे चलिए, ये √3 बाहर करना चाहो तो आप कर भी सकते हैं। ये d प्लस 1/3 होल स्क्वायर हो गया यहां तक, और वो हो गया 8/9, ठीक है। 1 माइनस 1 माइनस, कहां अटक रहे, कहां रहे, समझ नहीं आया? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कभी भी देखो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, तो x का कोफिशिएंट 6, हाफ ऑफ दैट 3, स्क्वायर ऑफ दैट 9 शुड बी एडेड एंड सेम थिंग शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब देखिए ये जो रेडियस है, क्वेश्चन से दिस रेडियस इज मिनिमम, रेडियस इज लीस्ट, मिनिमम है, मिनिमम रेडियस। रेडियस ये चीज राइट साइड मिनिमम कब होगी, जब परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम होगा। क्यों? 8/9 फिक्स है, उसे मिनिमम मैक्सिमम क्या करना, √3/2 फिक्स है, तो मिनिमम मैक्सिमम कौन हो सकता है, ये। तो रेडियस इज मिनिमम व्हेन d प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज मिनिमम, और परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम तब होता है जब उसकी वैल्यू 0 है, 0 से कम नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। तो d प्लस 1/3 होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है, तो d प्लस 1/3 क्या हो गया, 0, तो d आपका -1/3। एज ए रिजल्ट हमारे u v w d सब कुछ तैयार है, और हम स्क्वायर लिखने की पोजीशन में आ गए हैं। In this manner, u equal to v equal to w equal to minus d plus 1/2, हम वहां लिख के आए, ये लिखा है माइनस d प्लस 1/2, ये लिखा है। उसमें d की वैल्यू पुट कर दो, d आया अभी अभी -1/3, माइनस ऑफ -1/3 प्लस 1/2, तो दिस इज माइनस 2/3 पर 1/3 आ गया, देखो ना सही, तो 1/3 हो, ओके। और डी भी -1/3 इंसिडेंट की, तो स्फीयर आ गया ये,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u x to v by 2 dz plus d equal to 0. So you have x square y square z square और आपको मिला 2u माइनस 2/3x u निकला ना -1/3 डबल कर दो माइनस 2/3y माइनस 2/3 z और d माइनस 1/3 इक्वल टू ये आपका आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिर हम नोट्स देंगे उसमें होमवर्क होता है, बाकी जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इधर कर देंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है वो नोट्स उसमें सॉल्व होते हैं, तो नोट्स आपको देंगे लिखा, तो वो आपको करना है, वो आपको जो नहीं आएगा वो मैं कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। और नोट्स से जनरली पेपर आ जाता है, नोट्स पर भेज जाएगा पेपर, जो आपका पेपर आएगा और नोट्स में से आ जाता है।